पहले जीना नहीं था। अच्छा अच्छा, हम लोग इससे चढ़ते थे ऊपर। अच्छा इससे चढ़ते थे। ये मैं अभी अंदर आया ना तो मुझे सबसे पहले वहाँ पे गाय दिखी, केतली का निशान दिखा, मतलब मोदी जी से प्यार ऐसा लगता है। मैं सोचा संडे के दिन छुट्टी मिलेगी भाई, अब संडे आ गया, शक्तिमान देखेंगे। शक्तिमान देखते थे आप? हाँ, और भी कुछ नाटक आते थे। हरिजन कॉलोनी, मतलब आप अपनी कॉलोनी का नाम नहीं बदल पाए आप? लोगों ने मेरा कद देखा है, उनको लगता है कि अचानक से कोई आके खड़ा हो गया है। लोगों ने संघर्ष नहीं देखा है। जैसे मेरे यहाँ अगर कोई आएगा सीबीआई इनकम टैक्स वाला तो पैसे घर से लेके आएगा। लोग बोलते हैं कि भीम आर्मी जो है वो सिर्फ इंटरनेट पे है। आपके पिताजी जो है बामसेप में थे। हाँ, तो वो थे, बीएसपी को ही वोट देते होंगे, आप भी बीएसपी वाले ही होंगे। मेरे फादर माँ को कह के जाते थे स्पेशली कि चाहे कुछ भी हो जाए वोट जरूर डालनी है। हमारी माँ वहीं से चिल्लाती आती थी कि हम तो हाथी को वोट दे के आए। ये वो गली है जहां से भीम आर्मी की शुरुआत हुई थी, और अगर आप थोड़ा सा और आगे आएंगे तो आपको यहाँ पर एक बोर्ड दिख जाएगा आजाद समाज पार्टी का, और केतली है। तो अभी मतलब मैं सोच रहा था कि बारिश ना हो, बट यहाँ बारिश हो रही है और बहुत सारी जगह जाना है। अगर वहाँ बोल रहे हैं बारिश की आई कोई जगह बंद हो जाएगी। हाँ, ऐसे लग रहा है, कुछ वेदर भी दिखा रहा है। तो आप लोग सब लोग यहाँ पर कब से जुड़े भाई से? हम तो भाई के परिवार ही हैं। परिवार ही हैं, शुरू फैमिली है पूरी। और यहाँ पर ये जो कॉलोनी है इसका नाम क्या है? हरिजन कॉलोनी। हरिजन कॉलोनी गली नंबर 2। तो यहाँ पर जो है आजाद समाज पार्टी का झंडा लगा हुआ है। यहाँ पे कोई बीएसपी का झंडा भी होता था। तो ये जो है चंद्रशेखर भाई का घर है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ अंदर घुसते हैं ना वैसे लिखा हुआ है हम इस देश के शासक बनना चाहते हैं। और चंद्रशेखर भाई को ढूंढ रहा हूँ मैं, कहाँ है चंद्रशेखर भाई? कैसे हैं? जय, क्या हाल है? बस भाई बहुत बढ़िया हूँ मैं आज है ना बस आपका घर दिखाना चाहता हूँ। लोग बोलते हैं कि आप बहुत बड़ी पार्टी बन चुके हैं, बहुत बड़ा संगठन बन चुका है, आपका घर कैसा वो देखना है। मैं पहली बार आया हूँ, आपको पता है। सिक्योरिटी लीक हो सकती है। ये सिक्योरिटी इश्यूज भी दुश्मन को पता लग जाएगा कि कहाँ से जाया जा सकता है। खैर कोई बात नहीं, आओ। तो ये घर जो है यही सिंपल घर है, फादर ने अपनी मेहनत से बनाया है। अभी बहुत सी व्यवस्थित नहीं है कुछ चीजें, क्योंकि बारिश का मौसम हो गया है अचानक से, तो कुछ चीजें इस तरह से अलग अलग पड़ी हुई है। ये आपका कमरा है? हाँ, ये मेरा कमरा। और क्योंकि तुम्हारा पहले से भी कंफर्म नहीं था, तो बहुत सारी चीजें जो हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो लोग ले लेते हैं कि सब ये मुझे दे दो, अच्छा लग रहा है। अच्छा। वरना मैक्सिमम चीजें जो मतलब बेसिकली मुझसे जुड़ी, जैसे मेरी किसने जो मेरी तस्वीर बना दी है, ये उस तरह की, तो उसको मैं ले ही आता हूँ, उसको मैं अपने पास रखता हूँ मेरे पास। जैसे ये अभी मुझे दी गई थी जो है अधिवेशन में। हाँ, अधिवेशन में नहीं, अधिवेशन से पहले। अच्छा। हाँ, तो ये मैंने जो है अभी मैंने ला के रख ली थी यहाँ कि भाई इसको भी जो है सम्मान रखना है। और ये अभी सम्राट मीर भोज जी की जो है प्रतिहार, उनकी तस्वीर कहीं से मुझे गिफ्ट की गई थी। तो ये धन सिंह कोतवाल जी की तस्वीर है जो मुझे गिफ्ट की गई थी। ये मतलब आपके रूम में जगह नहीं है, लेकिन आपने फिर भी उसको हर जगह टांग रखा हुआ है। ये हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह भी मुझे किसने गिफ्ट किया था। ये मैं अभी अंदर आया ना तो मुझे सबसे पहले वहाँ पे गाय दिखी, केतली का निशान दिखा, मतलब मोदी जी से प्यार ऐसा लगता है। देखो, गाय बचपन से ही हम लोग पालते हैं, बचपन से। हाँ, मैं चाय नहीं पीता हूँ, मोस्टली हमारा पूरा ग्रुप जानता है। मैं चाय बहुत कम, कहीं इमरजेंसी हो जाए, कोई मजबूरी हो जाए तो पी लेता हूँ, या कभी कभी सर्दियों में। तो बचपन से जब मैं बड़ा हुआ, हमारे फादर ने गाय और भैंस दोनों रखी, तो मुझे दूध पीने की आदत है। जब भी हमारी गाय दूध देना बंद कर दी भैंस, में तत्काल लड़ने लग जाता था। 2-3 दिन में मेरे फादर को गाय भैंस लानी पड़ती थी। उसके बाद जब मैं जेल चला गया तब मेरी उसमें बदलाव हुआ, क्योंकि वहां वो दूध मिलता था पैकेट वाला, पाउडर वाला। अच्छा। तो उससे वो मुझे इस तरह से उसने वो किया कि मैंने दूध पीना ही बंद कर दिया उसके बाद। और मुझे दूध का टेस्ट नहीं रहा, फलों का टेस्ट नहीं रहा, क्योंकि वहां
मैंने 16 महीने लगभग गुजारे, वो एक जैसा वो, और वो स्मेल जो है दूध की, उससे सब मतलब अंदर से दूध पीने का मन खत्म हो गया। तो अभी भी हम लोग पशु पालते हैं यहाँ के, तो मैं कभी कभी घर आता हूँ तो पी लेता हूँ। यहाँ पे मतलब आप ऊपर से प्लास्टर झर रहा है, यहाँ से प्लास्टर टूट ये रहा है, बारिश की वजह से हो गया है सब। घर होगा काफी आलीशान होगा और जैसे लोग बोलते हैं, और काफी कुछ अच्छा होगा, बट ये अभी भी वैसा ही घर है जैसे हम लाइव में देखते थे बहुत पहले। आप यहीं से लाइव करते थे? हाँ, मैं यहीं से बैठ के लाइव करते थे आप? क्योंकि मुझे याद है ये जो बैकग्राउंड है ना, ये मुझे अच्छे से याद है कि ये इस तरह से बैकग्राउंड रहता था सारा। देखो है क्या ना, ये मेरे फादर ने अपनी मेहनत की कमाई से बनाया है, तो ये मेरे लिए महल से कम नहीं, क्योंकि मेरे फादर की ईमानदारी की एक एक पाई इसमें जुटी हुई है। और देखो घर, तो मैं क्या, अभी मैं बार बार कह रहा, मैं तुम देखो मध्य प्रदेश से, और मध्य प्रदेश पे बात कर लेते हैं। मैं मध्य प्रदेश गया तो मेरे पास तो ये भी मकान है, हमारे लोगों को तो वहाँ पक्के मकान भी नहीं। हाँ, मैंने देखा, जिसके लिए हमने वो डाटा इकट्ठा करने का वो चलाया, जिसमें अब वो आंदोलन करने वाले हैं। हाँ, जिस तैयार है वो सभी को डाटा पक्का घर मिलेगा। हाँ, तो आप सोचो कि मेरे पास तो ये है, लोगों के पास तो ये, जिनकी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। मुझे पक्के मकान की जरूरत नहीं, मेरे पास है, जैसा भी है, लेकिन जिनके पास नहीं है उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैं मध्य प्रदेश स्पेशली क्यों जाता हूँ बार बार कि वहां आंदोलन खड़ा हो, क्योंकि मुझे वहां से विधानसभा नहीं लड़ना, व्यक्तिगत लोकसभा नहीं लड़ना, लेकिन वहां जो लोग काम कर रहे हैं, वहां जो समाज रह रहा है इतने बड़े पैमाने पे, उनको उनके हक अधिकार मिले, क्योंकि कोई ईमानदार से उनके लिए लड़ नहीं रहा है। और अगर 75 सालों में वहां के नेताओं को ये भी नहीं लगा कि उनको पक्के मकान की जरूरत है, तो सोचो वो लोग नेताओं की नजरों में जानवर से ज्यादा हैं क्या। तो ये घर है, आओ मैं तुम्हें और भी चीजें दिखाता हूँ घर पे। ये हमारे, ये फादर का बनाया हुआ है, ये दूसरा कमरा है जिसमें हमारे छोटे वाले भाई रहते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, ये इधर, ये पुराना ही सारा जो है हमारे फादर ने उसको बनाया था, तो ये सब पुराने उसमें बना हुआ। ये बड़ा कमरा है जिसमें माँ और जो है, क्योंकि वो बीमार रहती है तो उनका ट्रीटमेंट वगैरह चलता रहता है। अच्छा, ये ऑक्सीजन लगा हुआ है, उनको बढ़ती रहती है, तो अभी तो वो शायद मुझे लग रहा है कि वो उधर वॉशरूम टाइप है। तो ये पुराना ही बना हुआ है। ये आपके पिताजी की फोटो हाँ, है, वो बहुत स्टाइलिश फोटो है ये। हाँ, ये वो स्टाइलिश थे, उनका बेटा जो है, उनके बेटे भी बहुत स्टाइलिश है। कोशिश कर रहे हैं कि उनके काम को ये फोटो आपका बहुत फेमस है। हाँ, ये फोटो काफी पुराना। ये कहाँ पर लिया होगा ये फोटो? ये हरिद्वार का फोटो है। हरिद्वार का फोटो है। हाँ, मनीष से जो बड़े वाले भाई हैं वो बीचल में है, तो उनके कमरे पे हम गए हुए थे, उन्होंने खींचा ये फोटो। अच्छा। और अच्छा है कि वो फोटो इतना फेमस हुआ, लंबे समय तक जो है वो फोटो जय भीम वो करते रहे। उस फोटो से जो है वो, अब वो लोगों के उसमें है। आपको फिर सांस लेने में दिक्कत हो रही है, मुझे ऐसा आपकी उससे लग रहा है, आवाज से सांस की बात तेज आ रही है। समस्या, अभी तबीयत खराब है। हाँ, तबीयत खराब है। कल ये डॉक्टर के भी गई थी, मैं स्पेशली इसलिए आया था इनको डॉक्टर के दिखा दूं, लेकिन कल भी काम की वजह से मैं नहीं जा पाया, दीदी और गई थी। उम्मीद है कि थोड़ा जिस डॉक्टर के यहाँ दिखाया थोड़ा सा आराम हो जाए। उससे तो आराम बहुत होगा। बहुत हो गया? हाँ, तो आप ऊपर कपड़े में लेट जाओ, जूते निकाल के ऊपर लेट जाओ। आराम में ना बैठे। नाश्ता किया आपने? हाँ, कर लिया। ठीक है, कर लो आप आराम कर। मैं समझता हूँ अंजुल, माँ बाप एक ऐसी चीज है जो दोबारा नहीं मिलते। बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारी बड़ी सिस्टर है। अच्छा जी, जय भीम। यही कल गई थी डॉक्टर के यहाँ पे। बढ़िया हूँ मैं, बहुत बढ़िया हूँ। माँ बाप एक ऐसी जो है कुदरत का दिया हुआ अनमोल तोहफा है जो दोबारा नहीं मिलता। मैं तो हमारा जो साफ लग गया था ना कि आलीशान बंगला है। नहीं, ये जो ऊपर देख रहे हो ना, जी भाई, आओ तो मैं इसके बारे में हमारे बताऊंगा। पापा का बनाया आलीशान बंगला। हुआ ये कि एक दिन मैं आया हुआ था लास्ट टाइम, ऐसी बारिश पड़ रही थी, और बारिश पड़ने से क्या हुआ, ये सीमेंट जा पड़ा, ऊपर से छूट गया। अच्छा अच्छा। नीचे से माँ जा रही थी, तो ये सीमेंट ऊपर जो है ना वो स्लैब, हाँ जी, उस पे गिरा, बच गई वो उस दिन। मतलब ये पुराना हो गया था। हाँ, पुराना होने की वजह से, जर्जर होने की वजह से वो गिर गया सीमेंट, उसने सरिये ने वो सीमेंट छोड़ दिया। अगर उस दिन वो जरा सा आगे पीछे हो जाती तो बहुत क्षति मैं उस दिन अपनी माँ को खो देता, क्योंकि वो सीमेंट था, वो उनकी तबीयत भी ऐसी नहीं। मैं बचपन से यहीं पला बड़ा हूँ,
पहले जीना नहीं था, अच्छा अच्छा। हम लोग इससे चढ़ते थे ऊपर। अच्छा, इससे चढ़ते थे। कभी गेहूं सुखाने हुए या कभी कपड़े सुखाने हुए या और कुछ छत पे कुछ ऐसा हुआ जो करना हुआ। जब छोटे थे तो पतंग वतंग भी उड़ा लेते थे। यहाँ से पतंग वगैरह उड़ाते थे। हाँ, तो तब जो है, तब ये हमारा ही घर होता था जिसके पास 2 मंजिली थी। वो जो आसपास का वो सब बाद में बना है, क्योंकि मैं यहाँ रहता नहीं। ये जो इलाका है, मतलब इस कॉलोनी का नाम लोग बोलते हैं हरिजन कॉलोनी है। हाँ, पहले से हरिजन कॉलोनी था। लोग ये भी बोलते हैं कि आप हरिजन कॉलोनी, मतलब आप अपनी कॉलोनी का नाम नहीं बदल पाए, आप देश में। हमारी कॉलोनी का नाम अब शायद आजाद कॉलोनी है, क्योंकि पहले एक गांव था और कॉलोनियां सिर्फ पहचान के लिए थी। क्योंकि मैं जब तक लोगों को जानकारी नहीं थी तो हमारे ही समाज के जो सीनियर लोग हैं वो अपने आप को हरिजन कहने में गर्व महसूस करते थे। उनको लगता था चमार कहेंगे या अपनी जाति बताएंगे, वाल्मीकि कहेंगे तो उनको जो है ऐसा ना हो कि दूसरी कास्ट के लोग उनको अपमानित करें या उस नज़रिए से देखें। तो ये हरिजन के आंचल में वो ढक लेते थे खुद को। उनको लगता था इससे अपमान नहीं होगा। तो यहाँ बेसिकली ना इस आबादी को समझना पड़ेगा इस बात के साथ। कहे तो कोई भी कुछ भी सकता है। वो सदगुरु रविदास जी का मंदिर है वहाँ, वो सामने। हाँ, ये सामने। बेसिक ये आबादी जो शेड्यूल कास्ट के लोग कर्मचारी लगे जी, वो कर्मचारी लोग, क्योंकि उनके गांव यहाँ से, किसी का गांव 10 किलोमीटर दूर है, किसी का 15 किलोमीटर दूर है, तो उनको नौकरी पर जाने में और वापस आने में ट्रैवलिंग सिस्टम में थोड़ी परेशानी थी कि वो घर तक कैसे पहुंचे। उस तरह के साधन नहीं है, बसें नहीं जाती। पहले घोड़े तांगे जाते थे, घोड़ा बुगी समझते हो? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। घोड़ा बुगी जाती थी। अच्छा, वो भी उनकी भी एक लिमिट थी कि 5 बजे के बाद नहीं जाती थी। चोरी चकारी का बहुत डर रहता था, इसलिए वो लोग वहां से आके यहाँ बस गए। क्योंकि यहाँ रोडवेज बस स्टैंड है, यहाँ से जाने आने में यातायात के साधनों में आसानी थी। अच्छा अच्छा। तो ये जो बस्ती है ये सारी शेड्यूल कास्ट के लोग की बसी थी सबसे पहले। अच्छा अच्छा। यहाँ बड़े पैमाने पे सिर्फ दलित समाज के लोग थे। फिर धीरे धीरे दूसरे लोग भी बसने स्टार्ट हुए। अब क्या हुआ कि जो लोग यहाँ से और डेवलप हो गए, वो लोग यहाँ से, कुछ लोग सहारनपुर चले गए, कुछ देहरादून चले गए, कुछ रुड़की चले गए। वो भी यहाँ अब बहुत कम घर रह गए। मतलब बहुजनों के भी बहुत कम घर। हाँ, हमारे लोग नाम वाम पे खूब ध्यान देते हैं, काम पे नहीं ध्यान देते कि हमारा काम कैसे आगे बढ़े। नामों की लड़ाई लड़ रहे हैं ना। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा मुझे पूजने की नहीं, पढ़ने की जरूरत है। मैं मंदिर में नहीं, मैं किताबों में हूँ। लेकिन हमने क्या किया, बहुत बड़ी बड़ी उनकी जो है मूर्तियाँ लगाई। ठीक है, उन मूर्तियों पे फूल चढ़ाते हैं, बाबा साहब के विचारों पे नहीं चलते हैं। तो हमारे लोगों को चाहिए कि हमारी तरक्की कैसे हो। ये जो मंदिर देख रहे हो जी, ये पिंक कलर का जो है, हाँ, मैंने पहले भी बताया, टीवी पे नेशनल मीडिया बताया कि हमारे यहाँ बचपन से हमने सतगुरु रविदास जी महाराज को ही, हमने हमारे यहाँ उनको ही पूजना, उनके विचारों पे चलना। और उनका एक बड़ा जब हिस्ट्री आप पढ़ोगे, उनके विचार पढ़ोगे, तो वो अंधविश्वास पाखंडवाद के खिलाफ उन्होंने क्रांतिकारी वो किया है, उद्घोष किया है, मतलब समाज को जगाने का काम किया। आपने बाबा साहब को कब से पढ़ना स्टार्ट किया? मतलब क्या बचपन से ही आप? हाँ, बचपन से। बेसिकली मेरे फादर टीचर थे, बामसेप के मेंबर थे। बामसेप के मेंबर थे? हाँ, सरकारी कर्मचारी थे और वो बहुत अनुशासित थे। मैं जब उनके स्कूल में जाता था, कभी कभी मुझे अपने साथ ले जाते स्कूल में, तो मैंने देखा कि जब वो जाते थे तो बच्चे बिल्कुल अनुशासन में बैठे रहते थे। और जब वो नहीं, जिस दिन वो नहीं जाते, बच्चे घूमते फिरते रहते। बेसिक उन्होंने एजुकेशन को इतनी प्रायोरिटी दी। वो बच्चों को एक मैं उनकी घटना बताता हूँ, देखो मैंने कभी किसी से शेयर नहीं की जी। उनके एक स्टूडेंट थे और वो एक दिन उन्होंने पढ़ाई के कारण, मेरे फादर ने उनको थोड़ा सा धमका दिया। पहले तो पीट भी देते थे क्योंकि माँ बाप भी कहते थे कि भाई इसको पीट दो या कुछ भी करो, लेकिन पढ़ाओ। बिल्कुल, ये प्रायोरिटी रहती थी। तो वो बच्चा जो है जाके हमारे यहाँ उपले होते हैं, गाय के गोबर, भैंस के गोबर से जो बनते हैं, उनका एक कूप बनता है, उसको उस बिटोड़ा बोलते हैं यहाँ देसी भाषा। उस बिटोड़े में जाके वो छिप गया। अच्छा। और एक रात उसी में छिपा रहा। अच्छा, रात भर वहीं? स्कूल से सीधा बिटोड़े में। ओह। तो फिर अचानक से वो लड़के के परिवार, बच्चे के परिवार के लोग फादर के पास आए नेक्स्ट डे कि भाई ऐसे ऐसे वो मिल नहीं रहा है। तो ढूंढवाया गया, तो फिर वो ढूंढा तो वो वहाँ बिटोड़े में, फिर उसको निकाल के लेके आए। वो डर के कारण वहाँ था, क्योंकि मेरे फादर बहुत गुस्सा करते थे, बहुत डांटते थे, मुझे भी डांटा पीटा भी। आज उनके पीटने की देन है कि मैं जो है यहाँ खड़ा हूँ। तो
जब मेरे फादर की डेथ हुई, उन बच्चे का, अब वो बच्चे नहीं रहे, वो तो बहुत बड़े बड़े हो हो गए। गए होंगे। उनका वो साइंटिस्ट हैं मुंबई में। अच्छा, उनका साइंटिस्ट है हाँ, वो? उनका मेरे पास यहाँ पत्र आया कि मुझे दुख है कि मैं पहुंच नहीं पाया। उन्होंने उसमें पूरी वो लिखी हुई थी। बेसिकली उनके 2 पत्र आए। एक पहले आया फादर के पास, उन्होंने पार्कर का एक पेन भेजा फादर को। अरे वाह। तो जब वो आया तो पापा ने कहा कि यार पता नहीं कौन है, किसने क्या। तो मैंने वो लेटर पढ़ा, तो उसने उसमें पूरी घटना लिखी थी। वो सैनिक समुदाय से थे, बैकवर्ड से ही, कि भाई मैं इस तरह से, गुरुजी आपने मुझे उस दिन अगर ना आपने मुझे डांट के पढ़ने के लिए प्रेरित किया होता तो शायद आज मैं साइंटिस्ट नहीं होता। फिर उनका, जब मेरे फादर की डेथ के बाद फिर उनका मेरे पास वो आया कि मुझे दुख है, मुझे जानकारी मिली, मैं आ नहीं पाया, लेकिन गुरुजी को खोना एक बहुत बड़ी क्षति है। तो देखो, वो टीचर थे, एजुकेशन की महत्ता को समझते। हम पे भी 6 बहन भाई हैं, सबको उन्होंने पढ़ाने का काम किया, सबको पढ़ाया? सबको पढ़ाया। शादी, इवन बड़ी सिस्टर को शादी के बाद भी पढ़ाया। अच्छा। शादी के बाद उनको बीएड कराया। हमारे बहनोई को उन्होंने प्रेरित किया कि भाई वो पढ़े। छोटे वाले बहनोई को प्रयास किया कि वो तो खूब इंटेलिजेंट है, उनको प्रयास किया कि भाई वो कामयाब हो जाए। तो जो मेरे फादर ने हमें सिखाया किस तरह परिवार को संभाल के रखना है, समाज में, जिस तरह मैंने गुरु घर के बारे में बताया कि गुरु घर की जमीन उस समय, मंदे समय में, मेरे फादर ने इनके साथियों ने मिलकर 65,000 रुपए इकट्ठे करके खरीदी। अच्छा, ये खरीदी हुई जमीन है? हाँ, ये खरीदी हुई जमीन। कब जाएगी? नहीं, कब जाएगी। 65,000 रुपए देके ये जमीन तब खरीदी जिस समय एक एक पैसे की वैल्यू होती थी। बिल्कुल, 65,000 रुपए उस हाँ। जमाने में। अब आप सोचो कि अपने समाज के, अपने धर्म के प्रति, अपने गुरुओं के प्रति, अपने उनके विचारों के प्रति, बेसिक पहले कॉन्सेप्ट ये था कि यहाँ मंदिर, गुरु घर जो होते थे उनमें लोग इकट्ठा होते थे, इकट्ठा होकर अपने दुख सुख की, अपने समाज की तरक्की की बातचीत करते थे। हम पे कोई प्लेटफॉर्म नहीं था सार्वजनिक, सबके घर सब लोग नहीं जाते, तो अपने गुरु घर में बैठ के अपने दुख सुख की बात करते थे। मैंने भी इस मूवमेंट को बहुत दिन चलाया, लेकिन अब वो सिर्फ पूजा स्थल बन के रह गए हैं। जयंती वाले दिन लोग जाते हैं, माथा टेकते हैं, फिर चले जाते हैं। उनको ये नहीं पता कि गुरुजी संदेश उपदेश क्या देके गए। मैंने तो अभी कहा, मैं कहीं था कि एक प्रोग्राम में, तो वहां उन्होंने वो कराई, क्या नाम, भगवान बुद्ध के उससे, उनकी जो जिस व्यवस्था से उनको जो है पूजा पाठ होता है, उनका पंचशील और त्रिरत्न कराया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वो कराने के बाद मैंने फिर उनसे बाद में पूछा कि सर, क्या आपको लगता है ये भाषा लोग, आम लोगों ने सोचे, कोई नया आदमी आएगा वो क्या समझेगा? आपने जो ये बोला है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, इसको लोग क्या समझेंगे? आपको चाहिए कि इतनी सरल भाषा का प्रयोग करें कि लोगों को समझ में आए कि आप क्या कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल भाई, पाणातिपाता वीरमणि सिक्खा पदम समादामी आपने कह दिया, इसका अर्थ क्या है? कि लोग क्या समझाओगे? कि लोग यही सुन के चले जाएं? हाँ, बहुत से लोगों को नहीं पता है, मुझे पता है क्योंकि मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ उस चीज को। तो आपको इनका मतलब समझाना पड़ेगा कि उपदेश में क्या है, बिल्कुल, इसका अर्थ क्या है और हमें किस रास्ते पे चलना है। अब तो परिवर्तन है कि बड़े पैमाने पे हमारे यहाँ भी हम देखते हैं कि भगवान बुद्ध की उससे, या सतगुरु रविदास जी की उससे, या भगवान वाल्मीकि, गुरु नानक, कबीर जी की उससे लोग अपने अपने जो आयोजन होते हैं, जो अच्छे मतलब शादी ब्याह उस तरह कराने लगे। लेकिन बेसिक मेरा कहना ये है, मैं जो कहना चाहता हूँ कि भाई आपको ये बताना पड़ेगा ना कि क्या कहा, इसका अर्थ क्या है। मैं अंग्रेजी में तुम्हें कोई लाइन कहूँ और तुम अंग्रेजी नहीं जानते हो, तो उस लाइन का फायदा क्या होगा? तो मैं जब तक तुम्हें जिस भाषा में तुम समझते हो उसको नहीं समझाऊंगा, तुम पे उसका असर कैसे होगा? बिल्कुल। इसलिए मैंने उनसे कहा कि भाई चीजों को इतनी सरल करो कि समाज को ये समझ आ सके कि इस चीज से क्या सीखना है, सीख क्या लेनी है। पहले आप बात को समझोगे, फिर उसमें तर्क वितर्क करोगे, आकलन करोगे, फिर ही तो उसको ग्रहण करोगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए ये एक अच्छा वो है कि हम इस माहौल में पैदा हुए। यहाँ मिश्रित आबादी है, यहाँ शेड्यूल कास्ट के लोग भी हैं, बैकवर्ड के भी हैं, माइनॉरिटी के भी हैं, अपर कास्ट के भी लोग हैं। तो एक उसमें पैदा हुए। और मेरे फादर का एक किस्सा जो मुझे बहुत प्रेरित करता है, जो उन्होंने मुझे तब बताया जब वो कैंसर से पीड़ित थे और मैं उनके साथ हॉस्पिटल में रहता, कि भाई उनको कैंसर हुआ था। हाँ, वो उनकी डेथ, वो 3 फ्रेंड थे। ये पूरी मेरी पूरी फैमिली उस पर चली जा रही है, पूरी हमारी स्टोरी। वो 3 फ्रेंड थे, एक मेरे फादर श्रद्धेय मास्टर गोवर्धन दास जी, दूसरे श्रद्धेय रमेश कुमार बंथल जी, और तीसरे सैयद हकीम रजाउल साहब।
इनका इतना कंट्रोल था हम लोगों पे, अगर मेरे फादर नहीं तो वो आगे तो हमारी हिम्मत नहीं थी कि हम सामने खड़े हो जाएं। ऐसा होता है। हाँ, इतना कंट्रोल था। और तीनों दोस्तों की डेथ जो है ना, हर 4 साल बाद कैंसर से ही हुई। पहले मेरे फादर की 13 में, 17 में जब मैं जेल गया तो सदर रमेश कुमार बंसल जी की, उनकी भी कैंसर से हुई। और फिर 21 में हकीम सैयद रजा उल हक साहब की भी कैंसर से डेथ हुई, तीनों फ्रेंड्स की। तो जब मेरे फादर को कैंसर हुआ, मैं उनके साथ रहता तो उन्होंने मुझे बताया कि यार जब मैं पहली बार स्कूल में एज ए टीचर अपॉइंट हुआ और मैं गया तो एक गिलास वो लेके आए गांव के लोग कि भाई ये आपका गिलास है और इसको आप चाय पीने के बाद इसको यहाँ रख के जाना, अच्छा, साफ करके, क्योंकि आगे आपको इसी गिलास से चाय पीनी। मेरे फादर को बात बहुत हर्ट हुई कि देखो आज भी कितना, मैं मतलब आजादी के बाद की बात मैं बता रहा पढ़े हूँ, लिखे हैं और वो टीचर हैं, वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो उनके अपने साथ ऐसा हो रहा बच्चों को उनसे पढ़वाना चाहते हैं, उनके बच्चों को काबिल बनाना चाहते हैं, है, उनसे पढ़वा कर। हाँ, लेकिन वो जाति की वजह से उनको वो गिलास भी दे रहे हैं कि भाई आपको इस गिलास से ही चाय और पानी पीना है तो आप इसको उठा के रख लेना। इससे स्पष्ट होता है कि कितना जो है हमें काबिलियत के बाद भी कितना कुछ सहना पड़ता है, ये जातिवाद। और ये इतनी बातें उन्होंने मुझे बताई अपने जीवन की, कहीं किससे वो ऐसे, जैसे ये हमारा खेत है, ये वाला एरिया अगर तुम देखोगे अंजुल तो ये हमारा खेत है। ये खेत था आपका, ये वाला? हाँ, ये पहले खेत था। इसमें मेरे फादर ने तमाम तरह से सब्जी और छोटे मोटे पेड़, और हमने बहुत सारे काम किए हैं, तुम हंसोगे। ये जो अमरूद का पेड़ तुम देख रहे हो ना, ऐसे अमरूद के हमारे यहाँ 20-25 पेड़ थे। अच्छा अच्छा। तो हमारे जो बड़े भाई हैं वो अमरूद बेचने जाया करते थे। अमरूद बेचते हाँ, थे? हाँ, ये खेत था, यहाँ अमरूद लगते थे और आप लोग वहाँ पे अमरूद हाँ, इकट्ठा मुझे तो करते? शर्म आती थी, सीरियसली कह रहा हूँ। देखो, सच कहने में कोई वो नहीं, लेकिन वो उनको इतनी शर्म नहीं थी कुछ भी, मतलब कि 2 पैसे घर में आए तो वो टोकरी सर पे रख के वो अमरूद बेचने जाते थे। और ये जो जामुन का पेड़, अभी मैंने इसको थोड़ा छोटा करा दिया क्योंकि बहुत बड़ा हो गया था, ये वाला अभी तक भी वो मंडी में जामुन बेचते हैं। जब जामुन आती है ना सच में? तो वो जामुन खुद तोड़ते हैं और वो बेचने जाते हैं मंडी में, दे के आते हैं लोगों को। और मैं तुम्हें कमाल की बात और बताता हूँ। तो मेरे फादर नौकरी के साथ साथ एक व्यापारी भी थे। अच्छा। वो यहाँ बैंगन की पौध लगाते थे, अच्छा। मिर्च की पौध लगाते थे। उन सब को जो है ना, उनको हम तैयार करते थे, खेती करते थे मेरे फादर ठेके पे लेके। तो रात में हम लोग पानी देने जाते थे अपने फादर के साथ। वो नौकरी भी करते थे और फिर ये काम भी करते थे अपने परिवार को चलाने के लिए। खाली एक नौकरी से नहीं सब कुछ होने वाला था। और जब उन्होंने स्टार्ट किया तो उनकी सैलरी 66 रुपए थी। 66 रुपए? हाँ, 66 रुपए से उन्होंने स्टार्ट किया। 66 रुपए? हाँ। और फिर देखो, हमें इतना कुछ करके देके गए, जमीन भी देके गए। जब वो रिटायर हुए तो उससे उन्होंने जो जमीन खरीदी, वो जमीन भी वहाँ 12-13 बीघे उन्होंने जमीन खरीद के हमें दी। तो ये सब चीजें देखो, ये हर चीज मतलब बहुत मेहनत से कमाया आसानी से नहीं मिली। और कोई अगर आएगा तो सोचेगा यार इनका इतना बड़ा घर है, इतना बड़ा प्लॉट है, इतनी बड़ी इलाके में, लेकिन उनको कहानी नहीं पता कि ये कैसे आया। हाँ, ये कैसे, इसके लिए मैंने कितनी मेहनत की गई। मेरे फादर साइकिल से जाते थे। उन्होंने विक्की भी खरीदी एक समय में, लेकिन पहले वो साइकिल से जाते थे 20, 25, 30 किलोमीटर पढ़ाने के लिए। 30 किलोमीटर चला के साइकिल जाना, फिर वापस आना एक दिन में। और फिर मतलब अब खुद, और फिर आके काम भी करना। मैं सोचा संडे के दिन छुट्टी मिलेगी भाई, अब संडे आ गया, शक्तिमान देखेंगे। शक्तिमान देखते थे आप? हाँ, और भी कुछ नाटक आते थे। और संडे के दिन जो है मूवी आती थी 4 बजे, तो चलो देखने को मिलेंगे। लेकिन उस दिन हमारे फादर कहते चलो आओ, जब थोड़ा खेत में जरा खोदना है, फावला वाला लेके आओ। फिर आप सोचते हो यार ये क्या आफत आ गई। हाँ, हम सोचते थे कि किस तरह से, अच्छा हम बहुत तेज काम करते थे कि जिससे कि टाइम बच जाए और हम जाके वो देख लें पिक्चर। हमारा टीवी बड़ा टीवी था, वो बैटरी पे नहीं चलता था, तो मैंने जिद करके टीवी मंगाया। हमारी एक सिस्टर है, उनके यहाँ से, उनके यहाँ एक्स्ट्रा एक टीवी था, वो लेके आए बैटरी पे चलाने के लिए। ठीक है, तो हमारे यहाँ नलका था, तो पानी देते थे खेत में पीछे, पानी कैसे जाएगा, तो पाइपलाइन तो थी नहीं, तो नलका चलाते थे। मैं, मेरी सिस्टर, मेरे बड़े वाले भाई, बड़े वाली सिस्टर, हम सब एक एक करके नलका चलाते थे। फादर भी चलाते थे। वो पानी मतलब हैंडपंप उस हैंडपंप से पानी डायरेक्ट हो जाता था और वो नाली के जरिए वो खेत तक जाता था। ये हमने मतलब काफी लंबे समय तक। और ये जो पीछे का एरिया तुम देख रहे हो, तब तो ये बसासत नहीं थी इतनी। वो जो सामने पेड़ तुम्हें अगर दिखाई दे रहे हो,
इन हाँ, पेड़ दिख के रहा है। उधर ये लगभग 2 किलोमीटर दूर का एरिया है। इनके उधर खेत है। अच्छा, आपका खेत है वहाँ पर? नहीं, हमारे नहीं, अच्छा, आपके नहीं है। हमारे नहीं, सामान्य खेत हैं हम्म। किसानों के। तो यहाँ से क्योंकि हम पशु पालते तो घास भी चाहिए, तो माँ जाती थी घास लेने के लिए वहाँ। और मैं जब स्कूल से आता था तो यहाँ बैग रख के फिर वहाँ घास लेने जाता था। कभी लकड़ी लेके आना, कभी घास लेके आना। बहुत ताकतवर था। घर पे हाथ से काटने वाली मशीन थी, अब तो मोटर लगा ली है। और मैं 1 क्विंटल 1.5 क्विंटल जो है गन्ना, चेरी वगैरह अपने हाथ से काट देता था। मैं बहुत मतलब शुरू से, ये तो शरीर जब ज्यादा खराब तब हुआ जब मैं जेल गया। जेल गए, वहाँ पर काफी परेशान। बीमारियों का और तमाम नुकसान और भी बहुत सारी चीजें, खाना पीना सब चीज बहुत नुकसान उठाना पड़ा, तब बीमारियां आगे बढ़ी। उससे पहले तो हमने कभी मतलब होश संभालने के बाद बीमारियों को समझा ही नहीं, इतना मजबूत शरीर था। लेकिन फिर वहाँ जो लाठियाँ पड़ी, जो बीमार होने पे इलाज नहीं मिला, तमाम तरह से खाने पीने का रूटीन सब टूट गया, उससे सब दिक्कत खड़ी हुई। और फिर दिल्ली के आंदोलन में, CN NRC के आंदोलन में बहुत लाठियाँ पड़ी। गुरु के घर टूटा, उसमें बहुत लाठियाँ पड़ी। आपने बताया आपको 250 लाठियाँ हाँ। पड़ी। ये बात ज्यादा लोगों को नहीं पता है, मुझे लगता है, या पता होगा तो कुछ खास लोगों को पता हवा में, हवा एक होती है, हवा में कुछ भी कह दो, एक होता है जमीन की सच्चाई। लोगों ने मेरा कद देखा है, उनको लगता है कि अचानक से कोई आके खड़ा हो गया है। लोगों ने संघर्ष नहीं देखा है कि मैंने सरकारों के खिलाफ अपने हक के अधिकारों के लिए क्या क्या नहीं सहा है। जब आदमी की जान पे बनाती है तो फिर मुझे लगता है कि उसको कुछ नहीं दिखाई देता। मैंने कभी इस आंदोलन में अपनी जान की परवाह भी नहीं की। कई ऐसे इंसिडेंट हैं कि जिसमें ऐसा लगता था कि अब आज नहीं बच पाएंगे। अच्छा। जब हम लड़ाई लड़ने स्वाभिमान सम्मान की गए तो लगा कि नहीं, आज तो नुकसान होगा। ठीक है, हमारे फादर कहते हैं कि मार के आगे भूत भी भाग जाते हैं। लेकिन हमने वो मार इसलिए सही कि हम अपने लोगों को के अधिकारों को की रक्षा करें। मेरा व्यक्तिगत आज तक कोई लड़ाई नहीं है। इस आंदोलन में आने के बाद मेरा व्यक्तिगत कोई मुकदमा नहीं है। मेरी व्यक्तिगत, अगर मुझे MP MLA बनना होता तो मैं कोई ऐसा दल चुनता जहां से MP MLA बन जाता। ये मूवमेंट कमजोर ना पड़े, ये मूवमेंट जिंदा रहे, हमारी आने वाली पीढ़ी हमारा इतिहास जान पाए। बाबा साहब भी कहते हैं जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती। बिल्कुल। जब सब लोग सर्जन हो जाएंगे तो जिन महापुरुषों ने संघर्ष करके सब कुछ कुर्बान किया, उनके आंदोलन को कौन जान पाए। सोचो आज लिटरेचर खत्म कर दिया जाए हमारा, तो हमें पता नहीं लगा आने वाली पीढ़ी को 50 साल बाद की इतिहास क्या था। आपके पिताजी जो है बामसेप में थे, हाँ, तो वो थे, BSP को ही वोट देते होंगे, आप भी BSP वाले ही होंगे। मेरे फादर काम नहीं किया आपने? मेरे फादर माँ को कह के जाते थे स्पेशली कि चाहे कुछ भी हो जाए वोट जरूर डालनी है। ठीक है, और हमारी माँ वहीं से चिल्लाती आती थी कि हम तो हाथी को वोट दे के आए। ठीक है, और ये झंडा जो देख रहे हो ना, आज तो हमारी पार्टी झंडा है। जब जिस दिन मैं जेल से आया, मैंने उतारा यहाँ से BSP का झंडा। जब मैं जेल से आया, जेल से लौटे, हाँ, तब मैंने यहाँ उतारा, ये BSP का झंडा लगा हुआ था। जब उन्होंने मुझे गद्दार साबित कर दिया कि भाई ये तो एजेंट है, तब मैंने यहाँ के उतारा नम आंखों से कि ठीक है, अब अपनी काबिलियत को करके दिखाना। क्योंकि अगर मैं नहीं खड़ा हुआ तो किसी गरीब के बेटे में हिम्मत नहीं होगी कि वो खड़ा हो जाए। ठीक है, इन अमीरों के आगे। तो कहने ऐसा कुछ हुआ था, ये हमारा पूरा मोहल्ला है, सबसे ज्यादा वोट हमारे यहाँ से पड़ती थी। मैं भाई जब है ना वोटिंग आया ना, तो मेरे जो ससुर जी हैं वो कट्टर बामसेफ वाले हैं, और मेरी वाइफ को वही सिखाया है। तो मैंने मजाक में बोला कि मैं तो उसको वोट डालूंगा। बोला घर में रोटी भी नहीं मिलेगी, ध्यान रखना। और वो जाके वो BSP को ही वोट डालती है। अब तुम सोचो, जब वो बामसेप के मेंबर थे तो उनके घर के लोग किनको सपोर्ट करते होंगे। जो आदमी खुद एक मूवमेंट का सिपाही है, उसका परिवार क्या उससे अलग होगा? बिल्कुल। तो हमने तो देखा ना। मैं ऑन कैमरा कहूंगा, ये बहुत, मैं BSP को फर्जी वोट डालने गया, पकड़ा गया। क्या बात कर रहे हो? हाँ, ठीक है, एक बार भैया नहीं थे, मैं वोट डालने गया उनकी, अच्छा, अपने फादर के साथ। अच्छा। और उन्होंने मुझे मना नहीं किया, सीरियसली कह रहा हूँ, क्योंकि एक एक वोट की वैल्यू होती है। बिल्कुल। ठीक है, एक बार मैं अपनी वोट डाला, फिर मैंने कहा कि भैया की तो रहेगी, तो कर तुम मेरे साथ चलना। तो उनको लोग जानते थे। तो मैंने इस बहाने कोशिश की कि एक वोट हमारी बढ़ जाए। लेकिन आज हम देखो, मैं समझता हूँ परिवर्तन प्रकृति का नियम। जिस ऊंचाई को पिछला मूवमेंट ले जा सकता था, और वो उस ऊंचाई को लेके गए। अब देखो ना, एक दिन में नहीं बना है, 20-20 साल लगे हैं चीजों को करने में। आज लोग मुझसे, मेरे ऊपर हंसते हैं
कि भाई इनकी जमानत जब्त हुई, कम वोट मिला, लेकिन वो ये नहीं बताते कि भाई मेरा तो पहला ही चुनाव है, मैं अभी तो मैं घुटनों पे हूँ, अभी तो मैं खड़ा भी नहीं हुआ सही तरह से। पहली बार तब खड़ा हूँगा जब हमारी पार्टी पे कोई डेजिग्नेशन आएगी, उनके MP MLA जीतेंगे, उनके लोग सदन में जाएंगे, उसके बाद मुझसे कहना। लेकिन सवाल उनसे पूछना चाहिए जिनके पास साहब इतनी बड़ी विरासत छोड़ के गए। कितने स्टेट में MP MLA आते थे और वो आज उनके पास सिंगल MP MLA हैं। सवाल उनसे पूछना चाहिए कि आपने क्या करके दिखाया। पर भाई आपके पिताजी एक संपत्ति छोड़ गए और आपने उसको बेच खोच दिया, खत्म कर दिया, तो आपको क्या कितने अच्छे बेटे हुए बताओ। और मेरे पिताजी जो छोड़ के गए थे, मैंने एक इंच नहीं खत्म किया और बढ़ाया उसको। मैं जहां शुरू हुआ, देखो 2016 के चंद्रशेखर में, 17 के चंद्रशेखर में, 20 के चंद्रशेखर में, 23 के चंद्रशेखर में फर्क। जब मैं हाई स्कूल में था तो मुझे इतनी जानकारी नहीं थी। जब मैं ग्रेजुएशन में गया, उसमें 12th मैंने पास की, तब इतनी जानकारी नहीं थी। जब मैंने ग्रेजुएशन पास की तब मुझे अलग जानकारी मिली। जब मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की अलग जानकारी, जब मैंने लॉ किया तो अलग जानकारी मिली। अभी तो हम निकले हैं, अभी तो हमने संघर्ष से पहचान बना। एक दिन आएगा कुछ ही दिनों बाद, जिस तरह से हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो समाज हमें समर्थन करेगा। अभी तो समाज को गुमराह किया गया, ये कह के चंद्रशेखर ये देखो, अभी तो मेरे खिलाफ कितनी होती है, चंद्रशेखर ने तो करोड़ों रुपए कमा लिए, ये कर लिया वो कर लिया। अब तुम आज आए हो मेरा घर देखने, तुम्हें एहसास हो सकता है कि मैंने क्या क्या अर्जित किया है। नहीं, मैंने देखा आपका कमरा, देखा आपका, और ये पूरा इलाका देखा। तो ये जो झूठ फैलाया गया है ना, ये जो झूठ फैलाया गया है, लग तो नहीं रहा कहीं से कि इस झूठ के पीछे का कारण ये है कि मैं अगर सोचो मैं किसी मंत्री का, मुख्यमंत्री का बेटा भतीजा होता, शायद मुझसे सवाल नहीं होता। मेरी तो घड़ी, कड़ा, जूते भी लोग वो करते हैं, ये साबित करने के लिए चंद्रशेखर गलत है, चंद्रशेखर पैसे वाला, यही तो, इसलिए तो वो करते हैं। वो मेरे अंदर कमियां ढूंढते हैं। मैं तो कह रहा हूँ मेरे में बहुत सारी कमी है, मैं तो उनको सुधार रहा हूँ, क्योंकि आपने तो सिखाया नहीं है भाई। जो पुराने लोग उन्होंने तो नहीं सिखाया। मैं तो कोशिश करता हूँ, मैंने कई बार लिखा कि आओ भाई, जो पुराने मूवमेंट के साथी हैं, बहुजन मूवमेंट के, जो निराश होकर घर बैठ गए, आओ मेरे साथ खड़े हो जाओ, आओ मुझे गाइड करो, मैं तो पीछे हो जाऊंगा, आप आ जाओ, ठीक है। तो सच ये है कि हम लोग टांग खींचते हैं, हाथ नहीं पकड़ते। जिस दिन समाज हाथ पकड़ने लगा तो गरीबी के अलावा और कोई मेरे अंदर कमी नहीं कि जिससे मुझे ये कहा जा सके कि चंद्रशेखर इस आंदोलन को लीड नहीं कर सकता है। और उनके पास विरासत, परिवारवाद के अलावा कुछ नहीं जो ये कह सके कि हम इस मूवमेंट को लीड कर सकते हैं। ऐसा होता तो बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चे भी तो, उन्हीं को हमें हमेशा सर माथे रखना चाहिए था। ऐसा होता तो बाबा साहब अम्बेडकर की पार्टी RPI को हमें सर माथे रखना चाहिए था। हमने अलग पार्टी क्यों बनाई BSP के रूप में? काशीराम साहब ने क्यों बनाई? तो मुझसे पहले तो एक काम काशीराम साहब करके गए। मैं गलत हूं तो साहब काशीराम भी गलत है। अब लोग बोलेंगे कि आप काशीराम जी से अपने आप को कंपेयर नहीं, कंपेयर नहीं कर रहा हूं, मैं तो उनके रास्ते पे चल रहा हूं भाई। उन्होंने बामसेप बनाया, हमने मिशन 78 बनाया, कर्मचारियों का संगठन, मिशन 78। हाँ, उन्होंने बहुजन सुरक्षा दल बनाया। उनके तो जो उनकी पार्टी में अपने आप को लीडर कहते हैं उनको भी नहीं पता होगा, उन्होंने बहुजन सुरक्षा दल बनाया। उसका काम क्या था मैं एक मिनट में नहीं बता सकता हूँ, ठीक है। हमने भीम आर्मी बनाई। उनके बहुजन सुरक्षा दल का कॉन्सेप्ट पढ़ के देखना, मैं कोई हवाबाई नहीं, एक बार पढ़ के देखना तो आपको पता लगेगा भीम आर्मी क्यों, ये किसकी सोच थी। अच्छा, ये भीम आर्मी जो है काशीराम जी की जो सोच थी उसी से आपने बनाया? चेक करके देखना है। ये अस्तित्व में कैसे है? मतलब आपको क्या लगा कि आप भीम आर्मी जैसा कुछ बनाना चाहिए? देखो, यहाँ से लेफ्ट में 1.5 किलोमीटर पे एक स्कूल है, जिस स्कूल में मैं भी पढ़ा हूँ। अच्छा, ठीक है। उस स्कूल में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है बड़े पैमाने, मैंने खुद सहा है। स्कूल में वो तो बड़ा स्कूल है, इंटर कॉलेज। मैंने तो उसमें प्राइमरी स्कूल में देखा, जब हमें मास्टर कहता था कि वजीफा लेने के लिए आ गए हैं, जबकि हमें वजीफा नहीं मिलता था, क्योंकि मेरे फादर गवर्नमेंट कर्मचारी थे। हम वो जो आय प्रमाण पत्र बनता वो नहीं बनवा पाते थे, तो इसलिए हमें नहीं मिलता था। लेकिन हमें टीचर फिर भी इस तरह की भाषा का प्रयोग करके हमारा मनोबल गिराता क्लास में सबके सामने। वहाँ हमारी पढ़ाई उससे मतलब नहीं था, बस इस मतलब था हमारी जाति से कि भाई ये जो हैं क्या नाम स्कूल वजीफे वाले आ गए हैं, ये जो हैं अनाज वाले आ गए हैं, ये पढ़ने थोड़े थे अनाज लेने आते हैं। एक बच्चा जो सीखने गया है, जो इसके अंदर व्यक्तित्व का विकास होना है उस शिक्षा के मंदिर में, आप उसको जो है इस तरह से जो है डिमोलाइज कर रहे हैं, आप इस तरह से उसको जो है तोड़ने का काम कर रहे हो, आप इस तरह से जो है उसको जो है उसके सपनों को कुचलने का काम कर रहे हो। क्यों किया दर्शन सोलंकी ने सुसाइड? क्यों किया रोहित वेमुला ने सुसाइड? क्यों किया पायल तड़वी ने सुसाइड? ये सब चीजें हैं, ये सुसाइड नहीं, ये एक सुनियोजित ढंग से जो है हमारे काबिल लोगों को मारने की एक योजना है।
कि उनका इतना वो करो कि वो टूट जाएं और फिर ऐसा कदम उठाएं। मैं भी टूट जाता, जिस तरह गवर्नमेंट ने मुझे जितना परेशान किया मैं भी टूट जाता, लेकिन मैं मरने वालों में से नहीं हूँ भाई। अपना अम्बेडकर का सिपाही हूँ, फूले पेरियार साहू जी का सिपाही हूँ, मैं टूटने वालों में से नहीं हूँ। मैं जिस दिन मुझे मौत आ जाए उस दिन रुक सकता हूँ, उसके अलावा कोई तरीका नहीं मुझे रोकने का। और मैंने पुरानी गलतियों से सीख ली है कि नेता पैसे के चक्कर में वो करते हैं, नेता और कई चीज़ों के चक्कर में, प्रॉपर्टी के चक्कर में मरते हैं, और वो उनके ऊपर वो CBI ED इनकम टैक्स लगा के उनको मोहरे बना देते हैं। मैं ऐसी कोई गलती करूंगा ही नहीं जिससे मेरे पैर में बेड़ी पड़ सके, और जिस दिन बेड़ी पड़ने जैसी नौबत आ जाए किसी वजह से, तो मैं उस दिन वो पैर काट लूंगा, लेकिन बेड़ी नहीं पड़ने दूंगा। मेरा नाम ही आज़ाद है, मैं गुलाम होकर जी नहीं सकता। और ये मेरा नेचर है बचपन से कि मैं उस माहौल में रह ही नहीं सकता हूँ जहाँ गुलामी है। और मैं गुलामी करते भी देखता, मैं लोगों को रोकता हूँ कि पैर मत छुओ। मैं अपने संगठन में कहता हूँ कि भाई मसीहे के चक्कर मत रहो, खुद काम करो, ठीक है। हमारे संगठन लोकतंत्र, हम सबकी बात सुनते हैं, छोटे से छोटे कार्यकर्ता की बात सुनते हैं जहाँ मुझे मौका मिल जाता है, और हम की सुनवाई करते हैं। हमारे ऐसा नहीं कि ऊपर से ऑर्डर आए फॉलो करो, नहीं, ऐसा नहीं। आप मतलब इसलिए कॉलोनी का नाम आजाद आपने रखवाया? नहीं, वो उन्होंने रख लिया है। देखो बेसिकली मुझे आके पता लगा जब मैं पैदा हुआ, तब इसका नाम जो था मैंने तुम्हें बताया। हाँ। और अब इसका नाम, क्योंकि अब ये नगर पंचायत बन गई है। ये फिर भी आपके नाम से कैसे मैच हो गया ये आजाद? क्या कर सकते हैं। बढ़िया। तो अब इसमें वार्ड्स बने हैं, उसमें से ये जो वार्ड्स है उसका नाम जो है आजाद। हमारा बस चलेगा तो हम इसका नाम, जिस दिन हमें अवसर मिलेगा तो हम इसका नाम बहुत अच्छा रखेंगे, महापुरुषों के नाम पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम इसका नाम बहुत अच्छा रखेंगे महापुरुषों के नाम पे, क्योंकि ये यहाँ भाई हमने भी संघर्ष किया, और बहुत सारे लोग, माननीय अध्यक्ष जी का गांव भी यहीं आस पड़ोस में है, बहुत दूर नहीं है। अब तो उनकी पंचायत और हमारी पंचायत एक हो गई है। पहले उनका गांव अलग था, हम दोनों नगर पंचायत में आ गए हैं। हम दोनों छुटमलपुर का हिस्सा हुए। अच्छा। हाँ, पहले वो फतेहपुर में थे, हम छुटमलपुर में थे। अच्छा अच्छा। हाँ, तो बहुत बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया को तो ये भी नहीं पता मेरा गांव छुटमलपुर है। वो कभी गढ़कोली बताते हैं, कभी शब्बीरपुर बताते हैं। गढ़कोली मुझसे 12-13 किलोमीटर है, शब्बीरपुर मुझसे 50-60 किलोमीटर। गढ़कोली जहाँ पर वो बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है। वो घटना, जिस दिन वो घटना घटी, मैं देहरादून से आ रहा था और वहां से मुझे एक फोन आया। तब तक सारी घटना हो चुकी थी कि भाई जब हम मर जाएंगे तब आओगे आप। तब मैं यहाँ से सिंगल आदमी, मेरे साथ एक छोटा भाई अजय जो टेलर का काम करता था, अच्छा, उसकी मोटरसाइकिल पे हम दोनों लोग, मैंने उसको कहा कि चल। आपकी एज क्या थी उस समय? अब यहाँ से वापस जाओ, 2015-16 का इंसिडेंट है वो। 15-16 का इंसिडेंट है, जब भीम आर्मी बनी वो 2-3 साल हो चुके। 2 साल के करीब हम लोग रन करते हो गया था। तो जो मैंने स्कूल बताया तुम्हें, वहां हम उस पर जिक्र कर रहे थे। और जहां में डिस्क्रिमिनेशन था, उसी के विरोध में भीम आर्मी खड़ी हुई। वो लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग आए, और फिर इस संगठन को नाम दिया गया। ये वहां एक छप्पर है, तुम अगर देख पाओ, वहां दिखा पाओ, उस छप्पर में बैठ के। अच्छा, ये वो फेमस छप्पर है? हाँ, ये वो फेमस छप्पर है। ये मतलब पब्लिक प्लेस है क्या ये? है या किसी का घर है ये? नीचे चलें? हाँ, ये पब्लिक प्लेस नहीं है, ये घर है। हमारे एक साथी हैं तो उनका घर है ये। तो उन्हीं के छप्पर में बैठ के हमने सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में ये तय हुआ कि भाई इस संगठन का नाम क्या होना चाहिए। अच्छा, उस छप्पर में बैठ के आपने इस पार्टी का, मतलब इस संगठन, बहुत सारे लोग कुर्सियों पे बैठे थे, बहुत सारे लोग तख्त पे बैठे, बहुत सारे लोग जमीन पे बैठे। और इसका अध्यक्ष किसे बनाया जाए? देखो, क्योंकि जब हम काम करने लगे तो मीडिया भी हमसे, अखबार वाले कोई घटना में पूछते थे कि भाई आप कौन से संगठन से हो। तो और कोई संगठन की तो हिम्मत नहीं थी हमारे नाम पे एक्सेप्ट हो जाएगी, भाई ये हमारे संगठन के लोग हैं, हमारे कारनामों की वजह से जो हम संघर्ष करते थे सड़क पे, बिल्कुल, और हर चीज के लिए तैयार थे, जितनी जानकारी उस समय थी उस हिसाब से। तो फिर ये तय हुआ कि हमारे संगठन का नाम होगा भीम आर्मी भारत एकता मिशन। अच्छा, ठीक है, वहां से शुरुआत हुई इसकी। हाँ, और फिर उस दिन भाई विनय रतन सिंह जी को हमने संगठन का अध्यक्ष निर्वाचित किया कि भाई आप जो हैं, नियुक्त किया कि भाई आप इस संगठन को अध्यक्ष बनो। उन्होंने कहा नहीं आप कहो, मैंने कहा नहीं आप हमारे नेता हो, आपसे उम्मीद है कि आपके नेतृत्व में हम लोग ये संगठन मजबूती चला पाए। उस दिन हमने यहाँ इसी यहीं से बनी हुई भीम आर्मी, और जिसको आज दुनिया में जाना जाता है। दुनिया जहाँ, मतलब ऐसा कोई जगह शायद ही कोई व्यक्ति होगा। हाँ, तुम्हें पता है मेरे भीम आर्मी जो फेसबुक पेज है, हाँ जी, उस पे करीबन 18 कंट्री के लोग
उसको वो करते हैं, जुड़े हुए हैं उससे। और मैंने देखा कहीं किसी कंट्री के 2000 लोग हैं, किसी के 4000 लोग हैं। अरे वाह। तो बड़े पैमाने पे जो है ना, लोग हमारी मूवमेंट को वॉच करते हैं। तुम्हारे लिए भी छतरी है अगर तुम चाहो अपनी अपनी वो करना। हाँ, तो ये जो है यही, ये वो उसका पेड़ है जामुन का, जिसको मैं तुम्हें दिखा रहा था। ये जामुन का पेड़ है। यही जो है पल बढ़ के, और जिस छत पे इस समय मैं खड़ा हूँ, यही इसी छत पे। मतलब ये यहाँ तक इतना ही बना हुआ था, ये बाद में बना? नहीं, ये मेरे फादर ने बनाया। ये बनवाया था? हाँ, मेरे फादर ने बनाया। ये बाद में जब ऊपर चढ़ने की दिक्कत होती थी तो उन्होंने सीढ़ियाँ बनी, उन्होंने बनवाया। ठीक है, एक नया निर्माण हमारे यहाँ जो हुआ है अंजुल, वो ये हुआ, ये जो ये पीछे जो तुम देख रहे हो, ये माँ ने बनवाया। अच्छा, ये जो हाँ, शेड बना हुआ है। हाँ, वो मेरे लिए अलग से कमरा, क्योंकि लोग आते हैं तो अंदर, क्योंकि हमारे घर की स्थिति वो उस तरह की नहीं है, तो वो बैठने में उनको अच्छा ना लगे, तो इसलिए माँ ने बनवाया। लेकिन बाद में हम इसको कंप्लीट नहीं करा पाए थे। अच्छा अच्छा। इसको बनाने का पर्पज ये था कि लोग जो आए वो वहां बैठ जाएं। तो एक दिन मैं उनसे कह रहा था कि ऐसा कुछ होना चाहिए, उनको लगा कि मुझे जरूरत है, तो उन्होंने इसको बनवा दिया। बाद में ये फिर इसको टीन शेड से ही कवर करना पड़ा कि भाई अभी इसी से काम चलाएंगे। तो अभी ठीक है, ये टीन शेड हमारे फादर के समय में गिरा हुआ है। पहले हम यहाँ पे वो बांधते थे अपने पशु, तो पीछे नहीं बांधते थे। मैं बहुत सारे बहुजनों के घर गया हूँ और लगभग उनका जो घर बनाने का जो स्टाइल है वो ऐसा ही रहता है। एंट्री है, फिर थोड़ा बाहर खुला हुआ है, टॉयलेट्स बाहर बने हुए हैं, फिर अंदर कमरे हैं। ये ऐसा ना, मतलब एक देखो, एक सीमित सोच से उन्होंने बनाया। बहुत बड़े सपने तो नहीं थे, घर ही बन गया वही बहुत है। बिल्कुल। पहले तो घर ही नहीं थे लोगों के पास। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा जाओ अपने घर की दीवारों पे लिख दो कि तुम्हें इस देश का शासक बनना है, तब लोग हंस रहे थे कि बाबा साहब क्या कह रहे हैं, घर की दीवारों पे लिख दो। घर तो है नहीं, दीवार भी नहीं है। बिल्कुल। तो मगर वो बाबा साहब का एक विजन था कि भाई एक समय आएगा पढ़ लिख के जो अवसर की समानता जो है मैं देके जा रहा हूँ संविधान में, उसके जरिए लोगों के पास घर भी तैयार होंगे। और जो राजनीतिक शक्ति जो है, वोट की ताकत जो मैं देके जा रहा हूँ, इससे तैयार होंगे हम पे अवसर। मैं ये मेरे फादर इसी तख्त पे लेटते थे। ये तख्त ये आपके पिताजी का कमरा था बेसिकली। और ये गद्दा भी उनका ही है। मैं लाया था उनके लिए जब वो बीमार थे। अच्छा अच्छा। और क्योंकि उनके जाने के बाद यही इस यादें और उनका जो है मतलब आशीर्वाद ही मेरे पास है। तो मैं इसी जब आता हूँ घर, मुझे इस पे ऐसा लगता है कि मैं जैसे मतलब दुनिया की जो सबसे वो हिंदू धर्म के लोग उसको स्वर्ग के रूप में कहते हैं, और बाकी जैसे इस्लाम के लोग उसको जन्नत कहते हैं। मेरा जो भी मतलब जहाँ सबसे ज्यादा मुझे सुकून मिलता है वो जगह ये है। मैं यही सोचता हूँ घर आने के बाद, इसी तख्त पे। और मुझे इससे यहाँ बहुत पावर मिलती है आने के बाद। जब भी कभी ऐसा लगता है कि थोड़ा 20-25 दिन, 1-1.5 महीना हो गया कि अब थक गया हूँ, थोड़ा सा शरीर थोड़ा सा करा, तो मैं यहाँ आ जाता हूँ माँ के पास घर, और बड़ा सुकून मिलता है। और सुकून के साथ ये जो कमरा है आपका, ये मतलब मैं इतनी बार देख चुका हूँ ऑनलाइन, जब भी आप लाइव होते हो यहीं से होते हो। मैं सोचा था कभी मैं यहाँ आऊंगा, इस जगह को देखूंगा। आज वो सपना पूरा हो गया मेरा। और ये क्विंट वालों ने पहला आपका बनाया था। ये वही है। वैसे क्या हुआ, मैं जब जेल से आया तो इन्होंने ये पूरा कमरा वो किया, मतलब ये पोस्टर्स लगाए। अच्छा अच्छा, सजाया आपका, वेलकम किया। मैं जब, क्योंकि वहां नींद की अलग तरह की वो थी, तो जब मैं अगले दिन उठा और इसको देख के मुझे एकदम वो हो गया कि अचानक से सामने कौन खड़ा है। बाद में देखा कि ये फोटो थी, आंख खुली तो ऐसा लगा जैसे कोई खड़ा है। जेल में क्या था ना कि मैं अकेला रहता था। हाँ बिल्कुल। 6x10 की एक वो थी छोटी सी कोठरी जिसमें रखा जाता नशे वालों को, तो उसमें मैं अकेला रहता था। तो कोई रहता नहीं था मेरी उसमें, तो अचानक से आंख खुली तो कुछ कोई दिखता नहीं था, दीवारें दिखती थी। 6x8 का स्पेस होता था। हाँ 6x10 है शायद, 6x8 या 10 ही है। उसी में टॉयलेट है। अच्छा, उसी में टॉयलेट रहता है। यस, उसी में आपका सामान है, उसी में आपको रहना है। तो अगर कोई लंबा व्यक्ति तो पाँव भी सीधा ना कर पाए, तो लंबा होगा तो उसके पैर सामने अड़ जाएंगे ऐसे। हाँ ठीक है, तो फिर उसको ऐसे लेटना पड़ेगा 10 वाली। उसकी लंबाई 10 है, उसकी चौड़ाई 6। तो अगर 6 फीट से कोई लंबा होगा तो वो ऐसे लेटेगा। लगभग में 6 फीट, तो मेरे पैर उसमें वो रहते थे। तो जब मैं आया तो वहां तो सुबह उठता था तो सिर्फ दीवारें दिखाई देती थी आंख खोलने पे। 550 करीब दिनों में, तो अचानक से दिखा तो मैं ही एक दिन वो रह गया। अरे तो मैंने कहा ये कौन खड़ा है,
क्योंकि वो तो बंद होती है ना, बाहर से बंद कर देते हैं लोग को, जब रात में आप वहां करते हो तो वो बंद कर देते हैं, सुबह फिर वो दोबारा खुलती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही मैं पला बड़ा हूँ, ये हमारी गाय हैं इधर। पहले हम लोग यहाँ गाय बांधते थे, फिर इस वाले एरिया में जब ये इधर उठ बैठ थोड़ी सी होगी तो फिर यहाँ पे इधर बांधने लगे। ठीक है, और आज भी इसके घास वास का रेंज हमारे लोग कर लेते हैं ये घर पर। आजाद समाज पार्टी का जो चिन्ह था गवर्नमेंट ने दिया था कि आपने लिया केटली? नहीं, बेसिक क्या है ना, अब लोग इसको भी समझना चाहिए। चुनाव आयोग में आपको फ्री सिंबल्स जो हैं वो 50 से ज्यादा सिंबल्स हैं, और ऐसे नमूने टाइप सिंबल्स हैं। आप देखोगे तो लिस्ट पढ़ोगे तो हंसने लग जाओगे। तो उन्हीं सिंबल्स में से आपको देना पड़ता है कि भाई हम ये सिंबल चाहते हैं। तो हमने 7-8 जैसे ट्रैक्टर था, जैसे ऑटो था या किसान था, इस तरह के हमने दिए। तो ये अलाउ जो किया, ये 5 स्टेट में उस समय इलेक्शन था, तो ये चुनाव आयोग ने अलाउ किया कि भाई ये चुनाव चिन्ह अलाउ हम आपको करते हैं। ये सभी स्टेट में अभी फ्री है। जैसे हमें, क्योंकि सभी स्टेट के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सोचो यूपी में वो सिंबल फ्री है, लेकिन यूपी के साथ जिस स्टेट में चुनाव, उत्तराखंड में वहाँ नहीं है। तो हमने कहा कि हमारी मूवमेंट नेशनल मूवमेंट है, तो हमें वहाँ भी चुनाव लड़ना है, तो हमें एक ऐसा सिंबल चाहिए जो सब जगह पे फ्री हो। ऐसा ना हो कि वहाँ उस सिंबल पे कोई और पार्टी लड़ रही हो। बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह से फिर ये सिंबल हमें मिला आपको। अब नेक्स्ट टाइम शायद ये सिंबल ना रहे हमारे पास, क्योंकि इसके लिए फिर मानक है कि अगर ये सिंबल आपको परमानेंट के लिए मिले, उसके लिए आपको 6% वोट स्टेट में जुटाना पड़ेगा। बिल्कुल। वो तो नहीं जुटा पाए, तो हो सकता है सिंबल ना रहे। ये अब चुनाव के समय तय होगा, इसलिए मैं इसका ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं करता हूँ। अच्छा, मतलब ये अभी टेम्परेरी है और ये गवर्नमेंट ने दिया है। हाँ, ये और ये चुनाव आयोग ने दिया है आपको। और ये अलग बात है कि तुम चुनाव गवर्नमेंट को यकीन मानो तो आज हालात तो ऐसे ही है कि चुनाव आयोग को, और उसको सब लोग कह ही देते हैं कि चुनाव आयोग क्या है। वो चुनाव आयोग इस तरह से काम कर, इस तरह से प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे में जो है वो एक ही है। ये आपने पूरे अपने घर पर जो है ये इतने बड़े बड़े महापुरुषों के हाँ, मैंने उनके स्लोगन लिखवाए, इसलिए लिखवाए कि लोग आए, इनको पढ़ें, इनसे प्रेरणा लें। इनको पढ़ के हम यहाँ तक पहुंच गए, तो आप लोग भी पहुंच सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपके यहाँ पर जो हैं, जो आसपास के लोग हैं, हमारे समाज के लोग हैं, वो अम्बेडकरवादी थे या धीरे धीरे अब बन रहे हैं? देखो, मैं समझता हूँ जब तक मैं स्कूल नहीं गया था जी, तब तक मैं इस चीज को बड़े पैमाने पर नहीं समझ पाया था, क्योंकि मेरे तो घर में थी। मेरे फादर क्योंकि बामसेप के मेंबर थे, तो हमारे यहाँ तो लिटरेचर उस तरह था। हाँ बिल्कुल सही बात है। ठीक है, फिर भी क्योंकि आसपास का एटमॉस्फेयर बड़ा वो करता है, तो हम भी कई बार मतलब दूसरी व्यवस्था का हिस्सा बन जाते थे, क्योंकि जानकारी इतनी नहीं थी। बिल्कुल। जैसे सड़क पे कुछ हो रहा है, कोई धार्मिक आयोजन हो रहा है, तो क्योंकि इंटरेस्ट है कि क्या हो रहा है देखने जाना, तो हम भी उसका हिस्सा हो जाते थे। कई बार हम भी उसके रंग में रंग जाते थे। एक समय के साथ परिवर्तन होता है। मैं कहूँ कि 2016 वाला चंद्रशेखर और आज का चंद्रशेखर ऐसा, ये संभव नहीं है। काफी बदलाव है, बहुत धीरे धीरे सोच में बदलाव है। सोच में बदलाव है, चीजों को समझ रहे हैं, जमीन पर जा रहे हैं, देख रहे हैं। एक होता है कि आपने किताबें पढ़ लिया, एक आपने प्रैक्टिकली देखा हो। दूसरा, अब मैंने बहुत सारी स्टडी की। मेरी अगर लाइब्रेरी अभी नहीं बनी है, तो कहीं कहीं जगह पे जहाँ जहाँ मैं रुकता हूँ वहाँ मेरे वो है स्टोर्स हैं। तुम देखना, जिस दिन मैं अपनी लाइब्रेरी बनाऊंगा तो हो सकता है मैं भारत में पहला ऐसा व्यक्ति जिसके पास इतनी किताबें। अच्छा। हाँ, एक समय आने दो। मैं भी कोशिश, मुझे जरूर बुलाइएगा। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि एक थोड़ा सा कुछ तैयार हो जाए तो मेरी लाइब्रेरी बने। मेरी लाइब्रेरी में आप देखना इतनी बुक्स होंगी कि वहाँ यहाँ बैठ के जो है ना, आदमी शायद दुनिया के बारे में जान सकता होगा मेरी लाइब्रेरी में बैठ के। क्या वो भी उसको भी जस्ट लाइक गूगल के तरह ही बना दूंगा कि वो वहाँ बच्चों को बहुत किताबें फ्री एक्सेस देंगे। बहुत नहीं, फ्री एक्सेस देंगे लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, क्योंकि वो वैल्यूबल है। बिल्कुल भाई, अगर सिर्फ पन्ने ही पलटने हैं तो कोई बात नहीं, वो तो आपको गूगल पे मिल जाएगी। लेकिन कुछ ऐसी बुक्स हैं जो अवेलेबल नहीं है। जैसे वेस्टर्न चर्चिल की है एक बुक अबाउट द पॉलिटिक्स। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप उसको ढूंढो, मिलेगी नहीं, नेट पे नहीं मिली। मैंने बहुत ढूंढा। अभी मैंने उसको कहा कि भाई, मैंने किसी को कहा कि मुझे चाहिए। भाई, जिन लोगों ने पहले राजनीति की है उनसे समझना पड़ेगा ना राजनीति कैसे होती है। वेस्टर्न चर्चिल कौन, अगर कम भाषा में बताएं तो? प्राइम मिनिस्टर हैं, फॉरेन कंट्री में प्राइम मिनिस्टर हैं। तो
मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं क्योंकि भारत की राजनीति को आप देख सकते हैं किस तरह से पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा इकट्ठा किया जा रहा है। ईमानदारी कैसे चेक हो सकती है बताओ? ईमानदार आपको कब समझा जाए? जब आपको पैसे नहीं हो, अवसर मिले। नहीं पटियालों। हाँ नहीं, जब आपको अवसर मिले तब आप चोरी ना करो, तब आप ईमानदार। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अगर आपको अवसर नहीं मिला तो आप कहोगे ईमानदार। जैसे दिल्ली वाली सरकार कहती थी भाई हम तो बड़े कट्टर ईमानदार हैं, अब उनके लोग जो हैं जेलों में पड़े हैं। इस बात को समझ रहे हो कि जब आपको अवसर मिले और आप चोरी ना करें, आप भ्रष्टाचार ना करें, तब आप ईमानदार। इसके लिए आप देखो चौधरी चरण सिंह जी को, इसके लिए आप देखो मान्यवर काशीराम साहब को, इसके लिए आप देखो जननायक कर्पूरी ठाकुर को। उनको अवसर मिले, बड़ी बड़ी पोस्ट पर है, लेकिन आप उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का एक मामला नहीं दिखा सकते। ये तो कई बार ऐसा भी होता है कि गवर्नमेंट जो है जानबूझ के फंसाने के लिए करती है नहीं, फंसाना एक अलग मामला है। अब तो हर आदमी के पीछे सीबीआईडी इनकम टैक्स वो रोकने के लिए लगी, लेकिन आपके पास वो पकड़ा जाए। जैसे मेरे यहाँ अगर कोई आएगा सीबीआईडी इनकम टैक्स वाला तो पैसे घर से लेके आएगा और लाके पहले रखेगा और फिर उसको वीडियो बनाएगा, देखो चंद्रशेखर के यहाँ से पकड़ा गया। तो मेरे यहाँ ऐसी स्थिति, इसलिए गवर्नमेंट मुझसे वो करती है कि भाई ये आदमी कब्जे में नहीं आएगा। मतलब घबराती है कि कुछ मिलेगा तो है नहीं, फालतू और फालतू पब्लिसिटी होगी उसकी, उसको फायदा होगा और हमारी बेइज्जती हो जाएगी। हाँ। तो ये हालात हैं। तो मैं देखो, आप कह रहे हैं मैं ईमानदार हूं और आपके घर से 400 करोड़ रुपए पकड़े जाए, फिर कौन मानेगा कि आप ईमानदार हो? बिल्कुल बिल्कुल। एक होता है कि भाई सीबीआई ने कहा कि भाई ये इनके यहाँ से बरामद हुआ, ये एक बात है जी, और एक बात है कि भाई इनके यहाँ हमने छापा मारा। बिल्कुल, ये दो अलग अलग बात है। लेकिन अगर आपके यहाँ से 400 करोड़ रुपए बरामद हो रहे हैं तो आपको सोचना चाहिए आप कितने ईमानदार हैं। तो ये अभी तक की जर्नी है और काफी अच्छी चल रही है। मैंने कुछ नए पेड़ लगाए हैं, आंवले का पेड़ लगाया है और आंवले के साथ साथ एक अमरूद का पेड़ लगाया बहुत अच्छा, केले का पेड़ लगाया नया। मेरा बड़ा इंटरेस्ट है खेती में। आप ये मतलब ये करते हैं ये खेती वगैरह? हाँ, जब आता हूँ तो मैं इन पर नजर रखता हूँ। जैसे ये आंवले का पेड़ लगाया हमने, अब ये बड़ा हो रहा है। जैसे अमरूद का पेड़ लगाया था हमने, ये बहुत अच्छा। ये अमरूद का पेड़ लाल, जो लाल होता है अमरूद, वो वाला पेड़ है। ये इस तरह से ये और भी पेड़ हमने यहाँ लगाए हैं केले के, फूलों के। अब इस पे थोड़ा सा कुछ काम कराने की जरूरत है। बारिश हो रही है, शायद तुम जो है तुम्हारी तबीयत ना खराब हो जाए। यही वो छप्पर है जहाँ ये घोषणा हुई कि इस संगठन का नाम क्या होगा और इस संगठन को कैसे चलाया जाएगा। और लगभग इस तरह की स्थिति थी, ये पूरा भरा हुआ था इधर। अच्छा। लोग अंदर थे, अंदर ही खड़े होकर मैंने ये अनाउंस किया कि भाई इस संगठन का नाम जो है वो भीम आर्मी भारत एकता मिशन होगा और इस संगठन को हम इस तरह से मिलकर ऑपरेट करेंगे और हम अपनी पाठशाला को खोलने का काम करेंगे। यही मैं क्रिकेट भी खेला करता, तो मैं आज दिखाता हूँ। अच्छा, यहाँ क्रिकेट खेलते थे? हाँ, क्रिकेट मैंने बहुत खेला है। तो यहाँ इस वाली उस पे यही हम क्रिकेट खेलते थे। तो ये मतलब आप लोग पब्लिक मीटिंगों के लिए इस्तेमाल करते थे यहाँ पर आकर, और यहाँ पर जितने भी डिस्कशन होते थे वो यहाँ पर होते थे? हाँ, ये हाँ, क्योंकि शुरू से ही ये परिवार पॉलिटिक्स में सक्रिय रहा है। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे काफी लोग जो हैं उस तरह के लीडर्स लोग आना जाना, मिलना बैठना, बात करना, तो बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर बाद में वॉलीबॉल खेलने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए ये एक अच्छी जगह बन गई। हम छोटे थे तो यहाँ आराम से क्रिकेट खेल लेते। वो अलग बात है, गेंदें खो जाती थी। जैसे परसों भी मैंने 2 गेंद खो दी। अभी भी खेलते हो आप? हाँ, मैं परसों आया तो मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, मैंने कहा चलो थोड़ा पसीना आ जाएगा। अच्छा। तो एक गेंद इसके ऊपर से गई। बाद में जब वो खो गई तो इन्होंने मुझसे कहा कि आपने गेंद खो दी है। और मैंने कहा भाई इसकी तो मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है कि अगर आपकी गेंद खो गई है तो। यहाँ से देखो, वहां से जहाँ वो लगी हुई है गाड़ी, तुम्हारी गाड़ी के बिल्कुल अगले हिस्से से मैंने वो किया और एक गेंद वहां से गई इसके ऊपर से, मिली नहीं बाद में दोनों जो है ढूंढने से भी। ये बात मुझे बड़ी प्रभावित करती है। मैं इसका जिक्र रात भी कर रहा था। ये हाँ जी, ये बहुत बड़ी बात है। ये 2 बातें
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समाज को समझनी चाहिए। ये वाली भी, दावे के साथ कहता हूं कि हो सकत, जरूरत चंद ईमानदार लोगों की फकत, मानव काशीराम साहब की लाइन। ये बात हर किसी को समझ नहीं आएगी। ये हाँ। पंजाबी है, क्योंकि वो पंजाब से थे, पंजाबी बोलते थे, उनकी भाषा में पंजाबी शैली रहती थी। तो वो कहते हैं दावे के साथ कह सकता हूं हो सकता, क्योंकि उस समय पे आरपीआई के जो लोग थे वो कहते थे बाबा साहब फूले साहू की अम्बेडकर तो मूवमेंट तो बड़ी अच्छी है समाज की, लेकिन इससे हम लोग कामयाब नहीं हो सका था, इससे हम MP MLA नहीं बन सके थे। तो ये फिर जब साहब ने करके दिखाया उत्तर प्रदेश, जैसे आज लोग मुझसे कहते हैं कि चंद्रशेखर तो कुछ नहीं कर पाएंगे, वो तो विधायक नहीं ता पाएंगे, सरकार क्या बनाएंगे, उनको तो जो है वो उनको जमानत जब्त हुई, उनका तो कोई आदमी जीता नहीं है। कुछ लोग कहते हैं तो प्रधान भी नहीं बना पाएंगे, जबकि मैंने यहाँ 2.25 लाख वोट मिले मुझे जिला पंचायत चुनाव में, हमारे 2 जिला पंचायत के मेंबर जीते, और सबसे ज्यादा मेंबर बसपा से भी ज्यादा मेंबर, समाजवादी से भी ज्यादा मेंबर, हमारे आरएलडी से भी ज्यादा मेंबर मुजफ्फरनगर में जीते। पहले पे बीजेपी थी, दूसरे पे हम थे संख्या में। तो उन्हें नादानों को ये भी नहीं पता कि हम उससे भी बड़े रिजल्ट वो देंगे। और पूरे उत्तर प्रदेश में कम से कम 20 से ज्यादा जिलों में हमारे मेंबर जीते, और बिजनौर में हमारे, वहां भी हमारी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी इन दलों के। उसमें फर्स्ट पे बीजेपी है, सेकंड पे समाजवादी, नहीं फर्स्ट पे समाजवादी, सेकंड पे बीजेपी और थर्ड पे हम थे वहां, बाकी दल पीछे थे सब लोग। तो इसलिए जब साहब ने यहाँ करके दिखा दिया, MP भी जिताया, MLA बना, सरकारों में भी शामिल हो गए, तो तब उन्होंने जाके ये बात महाराष्ट्र में कही कि भाई अच्छा। आप कहते हो कि मूवमेंट तो बहुत अच्छी है, लेकिन कामयाब नहीं हो सकता है। तो कामयाब भी हो सकता है, लेकिन जरूरत है चंद ईमानदार लोग की। जो चंद ईमानदार लोग अगर हो जाए मूवमेंट के प्रति तो हो सकता है। और ये लाइन बड़ी प्रेरणा देती है अंदर। तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते निकल आते हैं, तमन्ना अगर झूठी हो तो बाहर निकल आते हैं। अगर आपकी तमन्ना सच्ची नहीं है तो फिर आप पे बहुत बहाने आ जाएंगे, और आपकी तमन्ना अगर सच्ची है तो फिर रास्ते निकल आएंगे। तो हमारी तमन्ना सच्ची है कि हमें अपने महापुरुषों के आंदोलन को कामयाब करना है और अपने बहुजन समाज को, उनके अंदर राजनीतिक चेतना पैदा करनी है, उनको उनके पैरों पे खड़ा करना है। ये तमन्ना हमारे अंदर और सच्ची तमन्ना है। तो आपकी जब जमानत जब्त हुई तो वो आपको बुरा लगा या आपने उसको एज अ चैलेंज ले लिया है कि अब आगे? अब मैं कहूँ कि बिल्कुल बुरा नहीं लगा, तो ये तो नकलीपन हो जाएगा। बुरा लगा आपको? थोड़ी देर के लिए बुरा लगा कि मैंने इतनी मेहनत की और मुझे उम्मीद थी कि ये लोग मुझे समर्थन करेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। मुझे लगा कि मेरे अंदर कुछ राजनीतिक कमी रही, रणनीतिक कमी रही। मैंने उसको सीख के तौर पे लिया। मैंने फिर ये भी देखा कि जब शुरू में मूवमेंट शुरू हुई थी तो जो लोग लड़े थे उनके क्या हालात थे। जैसे मानव काशीराम साहब ने दिल्ली में जिन लोगों को चुनाव लड़ाया, MCD का 25 लोगों अपने पैसे से, उनकी सबकी जमानत जब्त हुई। अच्छा। जब DS4 के नेतृत्व में उन्होंने यहाँ हरियाणा में चुनाव लड़ाया तो किसी को 400 वोट मिली, किसी को 500 वोट मिली। जब यहाँ जिन सीटों को बाद में हम जीते भी उस मूवमेंट से, जब उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ाया तो उन्हीं सीटों का मैंने रिकॉर्ड देखा, किसी पे 450 वोट मिले थे, किसी पे 500, किसी पे 200। एक समय आया कि उन विधानसभा को हमने जीता भी। तो वो उनका शुरुआती दौर था। अगर मैं उनके शुरुआती दौर से और उनके उस समय जिस समय वो मेहनत करके उन्होंने आंदोलन सफल कर लिया, उनसे कंपैरिजन करूंगा तो ये तो न्याय नहीं हुआ। ये हमारा शुरुआती दौर है। अब से 10 साल बाद हमसे कोई बात करेगा तो हम बताएंगे कि हमने क्या करके दिखाया। हम अपने अचीवमेंट को गिनाएंगे लोगों के सामने। लोग बोलते हैं कि भीम आर्मी जो है वो सिर्फ इंटरनेट पे, आप इंटरनेट पे ही सेंसेशन बने, वो वहीं पर व्यूज आ जाते हैं, लोग लाइक कर देते हैं। कितने राज्यों में है भीम आर्मी इस वक्त? भीम आर्मी 18 से 20 प्रदेशों में है। देखो, भीम आर्मी कश्मीर जम्मू में है 1, भीम आर्मी पंजाब में है 2, हिमाचल में है 3, हरियाणा में है 4, यूपी उत्तराखंड में है 5, 6, मध्य प्रदेश राजस्थान में है 7, 8, दिल्ली में है 9, महाराष्ट्र में है 10, बिहार में है 11, छत्तीसगढ़ में है 12, झारखंड में है 13, उड़ीसा में है 14, तेलंगाना में है 15, कर्नाटका में है 16, बंगाल में है 17, त्रिपुरा में है 18, असम में है 19। हिंदी भाषी तो कोई ऐसा स्टेट नहीं है जिसमें हम नहीं। केरल में है 20,
तमिलनाडु का मुझे तमिलनाडु में शायद नहीं है, केरल में तो है क्योंकि मैं खुद गया मतलब केरल में काम 29 करने। 28 29 में 28 में से मतलब 20 राज्यों में है भीम 20 राज्यों से ज्यादा में है भीम आर्मी। इस वक्त हाँ, और वहाँ उनका एक्टिव है, वहाँ काम कर रही एक्टिव है, है। उनका वहाँ काम है और वो कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं कि लोग इस उनके काम को जो है ना बड़ा सम्मानित करते हैं। ये जो पूरी हिंदी भाषी वो है उसमें, यहाँ तक कि नेपाल में भी भीम आर्मी है। नेपाल में भीम हाँ, आर्मी? नेपाल के लोग आए मेरे पास कि क्या बात कर रहे हो? आप आओ हमारे यहाँ मूवमेंट को लीड करने के लिए, नेपाल हम में? आपके नेतृत्व में काम करेंगे। हमने कहा तो कंट्री भाई जी अलग हो गया भाई हम वहाँ कहा आगे आप यहाँ काम कर सकते हैं। नेपाल के कई जो वहाँ छोटी छोटी पार्टियां उनके लोग आए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, कि आप आओ, आप लीड करो, हम आपकी सभा बुलाते हैं क्योंकि हम एकजुट नहीं हो पा रहे। मुझसे कह रहे हैं कि हम एकजुट नहीं हो पा रहे, लेकिन आपके नाम पर सब एग्री है, तो आप आओगे तो हम वहाँ सब लोग एकजुट होकर आपके नेतृत्व में काम करें। मतलब भीम आर्मी जो है इंटरनेशनल हो चुकी है। हाँ, नहीं विदेश में भी भीम आर्मी है। हमारे जो यहाँ पंजाब के लोग जो विदेश में रहते हैं, यूपी महाराष्ट्र के लोग, वहां भी उन्होंने भीम आर्मी का संगठन बनाया है। जैसे मैं बेसिक क्या है ना, जैसे यहाँ कोई बड़ा इंसिडेंट होता है, यहाँ की मीडिया और सरकार इसको नकारने लग जाती है। बिल्कुल। जैसे हाथरस वाला था, तो फिर मैंने सबसे कहा, वहां जो लोग हैं हमारे, वो मुझसे पूछते थे हम क्या मदद करें, तो मैंने उनसे कहा ठीक है, मदद ये करो कि आप अपनी एम्बेसी पे जाओ और इसके लिए प्रोटेस्ट करो कि ये इंडिया में गलत हो रहा है। और मैंने कई मामलों में एम्बेसी पे प्रोटेस्ट करा है। एम्बेसी में प्रोटेस्ट करवाया हाँ, 6 से 7 कंट्रियों में। और उस फिर वहां पर लोगों को उसको दिखाना हाँ, वो वीडियो उन्होंने मुझे दी। वो वीडियो फिर मैंने यहाँ अपने ट्विटर हैंडल से अपलोड की, फेसबुक हैंडल से अपलोड की। मीडिया तो नहीं ट्विटर दिखाया। आप खुद चलाते हो? हाँ, मैं ट्विटर खुद ही आपकी आईटी सेल है कोई? मेरी आईटी सेल हमारा संगठन है। संगठन है, मतलब ट्विटर आप अपना खुद चलाते हैं? मैं अपना ट्विटर को चलाता मुझे किसी हूँ। ने बोला कि आपका ट्विटर आप ही चलाता है। पहले हमारे ही टीम के लोग चलाते थे, क्योंकि जब मैं जेल में होता हूँ तो कौन चलाएगा, तो हमारी टीम के लोग चलाते हैं। लेकिन अब मैं पिछले 3 साल से मैं खुद चलाता हूँ अपने ट्विटर हैंडल। मोस्टली मैं चलाता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मैं जेल चला गया हूँ, जैसे अभी राजस्थान रहा 4 दिन जेल में, तब हमारी टीम जो है उनके पास एक्सेस है, वो कर लेती है चीजों को। बेसिकली मैं ही चलाता हूँ। ये है कि मैं थोड़ा सा डीएम वगैरह पे जवाब नहीं दे पाता क्योंकि समय नहीं मिलता है, उस तरह से चलाता मैं ही हूँ। अक्सर कुछ जल्दबाजी में ट्वीट मिस्टेक्स हो जाते हैं कुछ लिखने में, तो फिर उनको मुझे डिलीट करने पड़ते हैं, फिर दोबारा करने पड़ते हैं। ये ट्विटर हैंडल जो था वो आप ही का था, शुरुआत से ही आप ही का था? नहीं, किसी और के पास था, कोई साथी था वहाँ, संगठन हाँ, में कोई और चला रहा कोई था, और फिर आपने उससे ये लिया ट्विटर? मेरे जेल से आने से पहले हमारी टीम ने उनसे लिया और बकायदा उसको एक ट्वीट किया कि भाई आज के बाद इस संगठन को, क्योंकि उससे पहले कुछ ट्वीट वायरल हुए थे और वो उसी व्यक्ति ने किया था जिसके पास था वो। हमने बकायदा फिर जब वो चीजें आई और पूरा एक मेरे खिलाफ माहौल बनाया, तो मैंने एज ए एविडेंस वो निकाल के दिखाया कि देखो इस तारीख पे हमने ट्वीट किया है, हमारे संगठन ने, हमारे ऑथेंटिक ट्विटर अकाउंट भीम आर्मी के से, कि भाई आज के बाद इसको चंद्रशेखर भाई के अकाउंट को हम लोग चलाएंगे। अब तक ये किसी कार्यकर्ता के पास था, हमने ले लिया है, सामान्य आदमी के पास। तब उनको एहसास हुआ कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, हमने झूठा सब कुछ कर दिया चंद्रशेखर को नुकसान पहुंचाने चक्कर में, तो उसको नुकसान तो हुआ नहीं। तो ये षड्यंत्र तो चलते रहते हैं, इनसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जब आप गलत नहीं हो तो मत घबराओ। सही बात है। उस समय मुझे कुछ लोगों ने कहा कि आप इसको इग्नोर कर दो कि हमारा इससे कोई मतलब नहीं। मैंने कहा कि मुझसे झूठ, मैंने क्यों बोलूं झूठ जब मैंने कोई अपराध किया नहीं। बिल्कुल। मैंने उसको रखा और फिर 1-2 दिन बाद मुझे वो ट्वीट ही मिल गया। अच्छा। जिस ट्वीट को हमारे संगठन के लोगों ने किया है, फिर मैंने उसी ट्वीट पे जो है ना फिर रिप्लाई किया कि देखो ये है पूरा, इस तारीख को हमने अकाउंट लिया 2018 में, इससे पहले मैं जेल में था। फिर उस मुकदमे की जांच हुई, सब चीजें, बाद में उनको पता लगा कि कुछ है नहीं था उसमें, चंद्रशेखर उस समय जेल में थे। फिर वो जाने, उनको तो अपना करना था, मुझे मेरी छवि खराब करने की, तो उन्होंने कर दी। उन्होंने फिर वो उस पर भी चला, टीवी पे भी चला, उन्होंने हैशटैग भी ट्रेंड करा, अरेस्ट चंद्रशेखर रावण। तो मैंने कहा भाई कर लो अरेस्ट, हम तो तैयार बैठे। अरेस्ट करके कहाँ ले जाओगे, रखोगे तो जेल में ही, और तो ऐसा नहीं कि विदेश भेज दोगे। बिल्कुल सही बात। मेरा पासपोर्ट 2 साल से बहुत 2-3 इम्पोर्टेंट, यूएन में मुझे जाना था, यूनाइटेड नेशन। हाँ, यूनाइटेड नेशन, वहाँ पर आपको बुलाया गया था? हाँ, मैंने स्पीच की, मेरी 1.5 मिनट की स्पीच है वहाँ, आपको मौका मिलता है अपनी बात को रखने का। मैंने उसको ट्वीट भी किया हुआ है, क्योंकि वो मोस्टली उसमें चीजें मैंने वो सीएए पे एनआरसी के आंदोलन में जो किया सरकार ने, और जो किसान आंदोलन में किया था, वो चीजें मैंने उसमें रखी। तो यहाँ की मीडिया की इतनी हैसियत नहीं हो पाई
कि वो उसको जो है ना एक सिंगल लाइन की न्यूज उस पर कवर कर दे। हमारे लोग भी नहीं कर पाए, बहुजन मीडिया के लोग। मेरा ट्विटर हैंडल चेक करोगे तो आपको यूएन में मेरी वो मिलेगी। तो बेसिकली मैं फिजिकली वहां नहीं जा पाया, कोरोना काल चल रहा था, तो मैंने यहीं से रिकॉर्ड करके वो स्पीच वहां की थी। अच्छा अच्छा। और मेरी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी मुझे फिजिकली जाना था, तो लेकिन वो पासपोर्ट नहीं इशू हो पाया, तो वो भी मुझे यहीं से वो करनी पड़ी। फिर जब टाइम्स मैगजीन वाली वो हुई, टाइम मैगजीन में आया, ये क्या किस्सा था? मतलब 100 लोग लोग ये सोच रहे थे कि एक व्यक्ति जो माहौल हमने अभी देखा, वहां से उठकर टाइम मैगजीन में 100 पीपल में एक कैसे दिन उनका पहुंचे? मुझे ट्विटर पे मेरे डीएम आया अच्छा। कि हमने आपको इस बार अपने रिसर्च में इंडिया की तरफ से सिंगल आदमी को हमने आपको वो किया है, तो जिस दिन अच्छा। हाँ वो लिस्ट हम जारी करेंगे तो उसमें आपका नाम है, आपको कुछ कहना हो तो बताओ। मैंने कहा कि यार ये आप हो और सकता है। इस चीज से तो शायद आज तक और बहुत सारे न्यूज चैनल वाले भी जल गए थे, और वो बोल रहे थे कि इनको रावण, जो चंद्रशेखर आजाद रावण है, इनको हम नहीं जानते, टाइम वालों ने कैसे छाप जान दिया। जाओगे। और उसके बाद मैंने भी कुछ सर्वे किया तो वहाँ बहुत से लोगों ने बोला क्यों नहीं जानते, बिल्कुल हम और ज्यादा काम करेंगे, जो नहीं जानते हमें वो भी जान जाएंगे, वो भी जान जाएंगे जो हमें जानते हो ना जानने की बात करें वो भी जान जाएंगे, और ज्यादा मेहनत करेंगे। ठीक है, अभी इस हैसियत में जाएंगे कि उनको वो हमें जानेंगे भी और मानेंगे भी। बोलते हैं, मतलब लोग ये सोचते भी होंगे कि आपने टाइम मैगजीन वालों को अप्रोच किया हो, कुछ जैक लगाया होगा, मतलब अच्छा, मेरे पास कैसे उसका एविडेंस है कि उनका मेरे पास खुद ही डीएम आया। तो जब आया तो फिर उन्होंने मुझे दोबारा से एक डीएम किया कि भाई आपको फिजिकली आना है, क्योंकि जब हमने 100 लोग पूरे उससे दुनिया से वो किए थे, हम उनको फिजिकली बुला रहे हैं अपनी बात रखने के लिए, क्योंकि मेरा पासपोर्ट जो है गवर्नमेंट ने नहीं बनने दिया। पिछले 2 साल से कोर्ट में पड़ा हुआ है पेंडिंग। जैसा आप देखते हैं मेरी फाइल फेंक देते हैं उसको, 7 नंबर से वो 3000 नंबर पर चली जाती है बार बार। तो ये भी कीमत चुकानी पड़ती है, तो इस वजह से वो नहीं बन पाया। तो मैं वहां नहीं जा, मुझे बड़ी तकलीफ हुई। इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मुझे यहाँ अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए बात रखने का मौका मिलता नहीं मिल पाया। खैर कोई बात नहीं। फिर मैं अब बड़ा आशावादी व्यक्ति हूँ, मेरा समाज बड़ा आशावादी, तो मैंने तय किया कि 2 और अवसर बनाएंगे, फिर आगे अच्छा काम करेंगे, और अवसर बने कि लोग हमें जो है बड़े प्लेटफॉर्म पे अपनी बात रखने का मौका दें। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो इनसे सब चीजों से घबराना मैंने कभी सीखा नहीं, और मैं सोचता हूँ ना कि अगर एक प्लेटफॉर्म जाएगा तो दूसरा आएगा। बिल्कुल। तो मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ कि बहुत कुछ अच्छा करूँ, जिससे कि नए प्लेटफॉर्म आते रहें। बारिश बड़ी तेज हो गई है, हमारा जो अभी कहीं घूम जाने का प्लान था वो डिस्टर्ब हो गया है। मुझे भी ऐसा लग रहा है, और मैं बड़ा दुखी हूँ इस चीज को मेरी लेकर। बुलेट भी इंतजार कर रही है तुम्हारा कि कब जो है हम लोग जो है वो करेंगे। तो थोड़ा सा इंतजार करके देख लेते हैं, अगर बारिश बंद होती है तो हम जो है बाहर कुछ शूट करना चाहते थे। सच्चे ना, वो सच्चे।